हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित खरे आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, जो आप परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएं कि ये टॉपिक आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपकी जो केमिस्ट्री है इसमें आपके जो चैप्टर हैं वो चैप्टर हैं 16, जिनमें से आपके 3 चैप्टर हट गए कंप्लीटली। ठीक है, तो अब अपने बचे एक तरह से 13 चैप्टर। ठीक है, तो अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है वो सभी यहाँ पर ली गई हैं, और इनमें से जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो कम से कम 2-2, 3-3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया, और उनके आने की जो संभावना है बहुत प्रबल रहती है। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका सॉलिड स्टेट है, उसको शुरू करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है अपन को। अब क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है और इनकी एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। जब आप एग्जाम्पल्स लिख देते हैं ना, तो क्या होता है केमिस्ट्री में जब आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो उसका क्लियरिफिकेशन जो है, आपका क्लैरिफिकेशन बोल सकते हैं आप उसे, CLA क्लैरिफिकेशन जो है वो बहुत ही क्लियरली हो जाता है। मतलब एग्जामिनर को बिल्कुल मज़ा सा आ जाता है, उसे लगता है अरे इसको तो क्रिस्टलीय ठोस भी पता है और इसको ये पता है क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। ठीक है, मतलब इसे केवल किताबी ज्ञान नहीं है, इसे उसका अनुप्रयोग करना आता है। और परीक्षा में जो है आपका यही देखा जाता है कि आपको कितना, आपको जो ज्ञान है उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, मैं यही कहूँगा कि केमिस्ट्री में आप जब भी कुछ करें एग्जाम्पल जरूर दें। अगर कोई रिएक्शन लिख रहे हैं एग्जाम्पल जरूर दें। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए अपन कोल्विस सिमेट्री अभिक्रिया लिख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल ही नहीं दे रहे हैं, तो वो जब आप उसका एप्लीकेशन, जब आप उसे अप्लाई करके नहीं दिखाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको, और एग्जामिनर को भी नहीं मज़ा आएगा। जैसे वो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो एक ही देगा फिर वैसे में। ठीक है, जैसे ठोसों में दोष, तो अपने को दोष याद रखना है। ठीक है, और दोष में फिर अपन को हर दोष का एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि सॉल्ट की दोष काय में पाया जाता है, फ्रैंकल काय में पाया जाता है, एफ केंद्र काय में पाया जाता है, अंतरकाशी काय में पाया जाता है। तो ये सारे दोषों के एग्जाम्पल, हर दोष का कम से कम 2 एग्जाम्पल ध्यान रख ही सकते हैं। इसके बाद एकक सेल या यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अपन को BCC पढ़ना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फिर आपको SCC पढ़ना है, फिर आपको FCC पढ़ना है। फिर अपन को इनकी ये पता करना है कि ये आपका कितना स्थान क्या करते हैं, घेरते हैं। ठीक है, तो ये अपन को ये ध्यान रखना है कितना ये स्थान, कितना स्पेस ये क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। इसके बाद आपको शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, अंतरकाशी दोष, और ये जो ठोस का जो ये सूत्र है घनत्व का, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये आपको 3 नंबर दिलाएगा कम से कम। एक सवाल तो पक्का रहता है, एक सवाल इससे क्या रहता है, पक्का रहता है, ये घनत्व वाले सूत्र से। तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और चाहे आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार हर पेपर में आपका एक क्वेश्चन आया है घनत्व से। नॉर्मलता, ये नॉर्मलता का मैंने सूत्र लिख दिया है, विशेष रूप से याद रखने हैं आपको। मोलरता सूत्र याद रखना है। मात्रक सबके याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, मात्रक सबके याद रखना है। जितने भी लोग हैं, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इन सबके मात्रक याद रखने हैं। राउल्ट भाई साहब का नियम आपको यह ध्यान रखना है। और क्वथनांक का उन्नयन, जो आपके 4 गुण है ना, हाँ, तो एक क्वथनांक का उन्नयन, तो वो आपको ध्यान रखना है। उससे जो रिलेटेड आपका सूत्र था वो आपको निगमन करना आना चाहिए और आपको ध्यान भी होना चाहिए। फिर आपको हिमांक का अवनमन याद रखना है इस चैप्टर में। फिर आपको वाष्प दाब का अवनमन ध्यान रखना है, परासरण दाब। ये 4 टॉपिक आपको विशेष रूप से ध्यान रखने, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता, और फिर ये आपको 4 टॉपिक। इसके बाद आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर आपको इन्हीं के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स जो आपका क्वथनांक का उन्नयन हो गया, हिमांक का अवनमन हो गया, वाष्प दाब का अवनमन, तो वो आप न्यूमेरिकल अच्छे से लगा लीजिए। आपका इस चैप्टर से लगभग पूरा पोर्शन लगभग आपका कवर हो जाएगा। और फिर आपको जैसे पढ़ना है तो पूरी किताब पढ़ सकता है, कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जैसे आपका राउल्ट का नियम नहीं छोड़ना है, इससे मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हर बार आता है ये। और क्वथनांक का उन्नयन, इससे मजाक नहीं करेंगे। हिमांक का अवनमन, इससे मजाक नहीं करेंगे। वाष्प दाब का अवनमन और परासरण दाब, ये 4-5 लोग हैं, इनसे मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे इस चैप्टर में। इन्हें आप बिल्कुल तरीके से आप पढ़ के जाएंगे। आगे चलते हैं। चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले आप इसमें ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है अपन को, नष्ट इक्वेशन, नष्ट की समीकरण, इसके सवाल। फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर आपको पढ़ना है रेडॉक्स विभव के बारे में। फिर आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन मेरा जहां तक अनुभव है तो आपको नष्ट इक्वेशन से एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
क्लियर इतना? तो आप इसमें से नष्ट इक्वेशन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर आप मानक इलेक्ट्रोड विभव, आप रेडॉक्स विभव भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अपन को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या आप कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये अपन को क्या करना है, पढ़ना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है ना। फिर आप इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जैसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, है ना, और आप कह सकते हैं कि वैद्युत अपघटनीय विलयनों का आप कह सकते हैं चालकत्व, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कोलराउस का नियम। क्या? कोलराउस का नियम, इसे ना छोड़ना ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, अल्टरनेट आते रहते हैं भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेमेटिक्स। सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है इसमें अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ठीक है। वेग में कौन सा, आपको औसत वेग के बारे में चर्चा कर लेनी है कि औसत वेग कौन सा होता है। फिर आपको तात्क्षणिक वेग के बारे में चर्चा कर लेनी है, ठीक है, क्लियर इतना। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसमें ध्यान रखना है कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इनको प्रभावित करने वाले कारक, इनको प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से कारक हैं, जैसे मान लीजिए सांद्रता हो गई, है ना, और आप कह सकते हैं कि ताप हो गया, ठीक है, सांद्रता हो गई, ताप हो गया, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि कैटालिस्ट हो गए, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक हो गए, मतलब उत्प्रेरक मिला देते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या है, प्रभावित हो जाता है, कभी तेजी से हो जाती है अभिक्रिया, कभी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, इस तरह से। इसके बाद अपन को पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, शून्य कोटि की अभिक्रिया। फिर अपन को पढ़ना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और क्या पढ़ना है इसमें, पढ़ना है आपको अर्ध आयु वाले समीकरण, निकालना आना चाहिए आपको, और आपको सूत्र भी इनके याद होने चाहिए, और इनका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया वैसे आपको ज़्यादा जरूरी नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा बस, ठीक है, लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया, इससे मजाक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मतलब पूरा पढ़ के जाएंगे इसे। फिर आप पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है, तो आपको अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर पढ़ना है। चलिए आगे। फिर आपको पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री, जिसे अपन बोलते हैं पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन क्या होता है, ठीक है, पृष्ठ रसायन के बारे में, और सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। जो आपका पृष्ठ रसायन है इसमें आपको पढ़ना है अधिशोषण के बारे में। अब अधिशोषण में कौन सा अधिशोषण पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है भौतिक अधिशोषण। क्या पढ़ना है, भौतिक अधिशोषण। फिर क्या पढ़ना है, फिर आप पढ़ सकते हैं रसोवशोषण, ठीक है ना। फिर आप क्या पढ़ सकते हैं कि ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। क्या, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण पर प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है अधिशोषण वाले टॉपिक में, केवल ये चीज़ें तो छोड़कर ही नहीं जाना है। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं विलयन पढ़ सकते हैं, है ना, कोलाइडी अवस्था पढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ को और लिखे दे रहे हैं। और आपको क्या पढ़ना है, कोलाइडी अवस्था। फिर आपको क्या पढ़ना है इसमें, फिर आपको इसमें पढ़ना है आपको विलयन तो पढ़ चुके हैं आप पहले भी, तो कोई ज़्यादा मतलब आपको दिक्कत की बात नहीं आएगी। निलंबन क्या होता है, निलंबन और विलयन और कोलाइडी में अंतर। फिर आप क्या पढ़ सकते हैं, फिर आपको पढ़ना है द्रवरागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड। तो द्रवरागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड, इन पर विशेष रूप से नजर फेर के जानी है। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है कोलाइडों के गुणधर्म क्या हैं। क्या पढ़ना है, कोलाइडों के गुण क्या है, ठीक है। फिर आप पढ़ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ब्राउनी गति हो गई, है ना, उत्प्रेरण के बारे में पढ़ लेना, उत्प्रेरक प्रभाव, उत्प्रेरक बेस, ठीक है। और ये हैं आपके
कुछ और कि विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है, समांगी उत्प्रेरक क्या होता है, टिंडल प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डी सुलजे नियम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एक महा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों से, स्वर्ण संख्या। सब कुछ भूल जाओ, स्वर्ण संख्या ना भूलना, 1 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। स्वर्ण संख्या आती ही आती है, और टिंडल प्रभाव, हार्डी सुलजे लॉ, रक्षण, वैद्युत अपोहन, इनसे कोई मजाक नहीं करेंगे। और ये जो आपके टॉपिक लिखे हैं ये आप बिल्कुल इसे पढ़ के जाएंगे परीक्षा से पहले, समझ रहे हैं बात आप। चलिए बात आती है पी ब्लॉक एलिमेंट। 6वां चैप्टर आपका जो था वो गायब हो गया, सरकार ने गायब कर दिया। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। पी ब्लॉक में जो आते हैं तत्व, उनमें से आपको कौन कौन से तत्व पढ़ने, तो सबसे पहले सुनिए, आपको 15 वर्ग वाले तत्व पढ़ने। 15 वर्ग में कौन कौन है, वही एन पी ए एस है ना, एन पी ए एस, और आप कह सकते हैं एस बी बी आई। फिर आपको पढ़ना है 16वीं वर्ग के तत्व, कौन है आपका ओ एस एस ई, उससे टीपो टी ई पी ओ। फिर आपको पढ़ना है 17वें वर्ग के तत्व, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। फिर आपको पढ़ना है आपको 18वें वर्ग के तत्व। तो 18वें वर्ग के तत्व में क्या है आपके, कि जो भी आपके तत्व हैं सभी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे आपका है, ना, अगर, कर, जीरो, रन में, आउट, ठीक है। तो ये आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार एक नज़र से देख के जाना है, ठीक है। चलिए फिर अपन को क्या पढ़ना है, फिर अपन को ध्यान रखना है कि इसमें से आ क्या क्या सकता है। तो जो जो आ सकता है मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ, आपको ये तो पढ़ना ही है। आर्क विधि से HNO3 का निर्माण, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, ओस्टवाल विधि से HNO3 का निर्माण, ओजोन के बारे में पढ़ के जाना, फास्फीन के बारे में पढ़ के जाना ही जाना, ठीक है। चलिए आगे फिर आपको पढ़ना है SO2 के बारे में, फिर आपको पढ़ना है संपर्क विधि से H2SO4 के बारे में, ये कैसे निर्माण करते हैं H2SO4 का संपर्क विधि से। और फिर आपको इसके जो है केमिकल रिएक्शन जितनी हैं, जितनी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने इसके रासायनिक गुण धर्म हैं, वो आपको अच्छी तरह से सीख लेने। क्लोरीन का निर्माण अपन कैसे करते हैं, क्लोरीन के चर्चा, क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में भी अपन को पढ़ लेना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्लोरीन विशेष रूप से पढ़ के जाना आप। आगे देखेंगे फिर आप पढ़ेंगे अंतर हैलोजन यौगिक के प्रकार, ठीक है, इस तरह से होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ लेना है। फिर अपन को वर्ग 18 के जो तत्व है ना, है, ना, अगर, कर, जीरो, रन में, आउट, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल से पढ़ के जाना है, अच्छे से तैयार होनी चाहिए बिल्कुल आपको, ठीक है। आगे अगला जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इनमें, इनकी समझ लो आप ये जान है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब धुआंधार तरीके से पढ़ने हैं। तो इनमें आपको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को, ठीक है, इसमें कितनी श्रेणियाँ होती हैं, है ना, 3D 4D 5D, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं ये आपको अच्छे से देख लेने हैं, है ना। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ी सी हट के हैं, तो वो आपको याद रखने हैं, है ना। तो वो आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, जैसे आप मान लीजिए कॉपर भाई साहब हैं तो उनकी थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा देख लेना आप, है ना। क्रोमियम है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना, तो उन लोगों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप थोड़ा सा देख के जाइएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद इनके गुण जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। इनके गुण में क्या आ जाएगा कि इनके जैसे गुण आ गए आपके, और जैसे मान लीजिए रंगीन आयन का बनाना, अनुचुंबकीय गुण, है ना, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कोई आपका कहीं पे आपका +3 आपकी संयोजकता ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर रहा है, कहीं पे आपकी +2 संयोजकता ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित हो रही है, कहीं पे आपकी +3 हो रही है, कहीं पे आपकी +7 भी हो रही है। तो कुछ इसके तत्व ऐसे हैं जो आपकी +2 से लेके +7 तक आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये कलरफुल आयन बनाते क्यों हैं। अगला ये आपको ये भी पढ़ना है आपको कि ये जो है आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इन्हीं को बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या आप कह सकते हैं कि जो जटिल यौगिक हैं वो भी ये क्या करते हैं, बनाते बढ़िया तरीके से।
तो ये आपके डी एंड एफ ब्लॉक के जो गुण हैं ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। और क्या पढ़ना है आपको इसमें, और आपको पढ़ना है इसमें आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो एफ ब्लॉक वालों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, उनका विन्यास, कुछ लोगों का, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसका एक तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो आपको ध्यान रखना है। लैंथिनाइट्स के बारे में ध्यान रखना है, एक्टिनाइट्स के बारे में ध्यान रखना है। जो लैंथिनियम के बाद वाले जो तत्व हैं वो लैंथिनाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। एक्टिनियम के बाद वाले तत्व एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। फिर आपको लैंथिनाइड आकुचन या लैंथिनाइड संकुचन के बारे में पढ़ना है, बहुत आता है पेपर में लैंथिनाइड संकुचन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो क्या आपका यहाँ परीक्षा की दृष्टि से, और आप कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके IIT नीट, इनमें भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसे आप विशेष रूप से देखिएगा। इसमें अपन को क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है लिगेंड के बारे में। क्या लिगेंड, लिगेंड के बारे में पढ़ना है कि एक दंती लिगेंड या एक दंतु लिगेंड क्या होता है, ठीक है। ठीक है, जो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो एक दंती लिगेंड कहलाता है। जो डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो आपका द्विदंती लिगेंड कहलाता है, ठीक है। जो आपका ट्रिपल पेयर ऑफ लिगेंड डोनेट कर सके, या आप मान लीजिए चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो ऐसे लिगेंड को अपन बहुदंती लिगेंड कहते हैं। बहुदंती लिगेंड में जैसे आप कह दीजिए EDTA आ जाता है, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेटो, ठीक है। चीलेट्स क्या होते हैं, तो चीलेट्स या कीलेट्स है ना, तो कीलेट क्या होते हैं, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी रिंग के निर्माण में होते हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चीलेट क्या होते हैं, चीलेट के स्थायित्व का कारण अपन को ध्यान रखना है कि आपके स्थायी कैसे रहते हैं, ठीक है। और आपको और जो ध्यान रखना है वो आपको लिगेंड का जो आपका दूसरा प्रकार का वर्गीकरण है, ऋणावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं, उदासीन होते हैं, इन सभी के आपको एक एक उदाहरण आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका ऋणावेशित है Cl- हो गया, ठीक है, क्लियर इतना। तो इस तरह से आपको उदासीन भी, धनावेशित भी, तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए उदासीन अपन ने अमोनिया ले लिया, ठीक है, क्लियर इतना। तो इस तरह से अपन क्या है कि विशेष रूप से इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से इन सभी का एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए चीलेट्स आया, अब चीलेट्स आया तो चीलेट्स आप लिख दिया, चीलेट्स लिखने के बाद आप इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिख के वहाँ पर दिखाएंगे। एग्जाम्पल हर चीज़ में जरूरी है। जैसे अपन ने एक दंती लिगेंड लिखा, अब जब उसका एग्जाम्पल नहीं देंगे तो किस काम का वो, एग्जाम्पल आप नहीं देंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे अच्छे। जैसे मान लो 3 नंबर की परिभाषा आई और आपने उसमें रिएक्शन या एग्जाम्पल नहीं दिया तो आपको 1 नंबर ही देगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जब आप उसे अप्लाई करके नहीं दिखाएंगे तो उसे कैसे पता कि आपको आता है। इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, इसके बाद अपने को पढ़ना है VBT। VBT मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत। जितनी भी इसकी परिकल्पनाएं हैं, है ना, जितनी भी इसका जो भी पोर्शन है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जो जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और हर पॉइंट के साथ एक एक आपको उदाहरण टाइप का एग्जाम्पल भी आपको चिपका देना। EAN, तो EAN जो है आपको ये आपको ध्यान रखना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, वर्नर का उपसय संयोजन यौगिकों का सिद्धांत, ये आपकी वर्नर की थ्योरी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी, पढ़नी है इसे अच्छे से, ठीक है। फिर आप अगर टाइम मिले तो CFT पढ़ सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। चलिए अब बात आ जाती है चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन हेलो एरीन, हेलो एल्केन हेलो एरीन, ठीक है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या है, तो हेलो मतलब होता है यहाँ पर हेलोजन वाले लोग लगे हों, तो हेलो एल्केन में आ जाएगा आपका, जैसे मान लो CH3Cl है ना, C2H5Br है ना, C2H5Cl, C2H5X, इस टाइप के लोग हेलो एरीन में क्या आ जाएंगे, तो हेलो एरीन में आ जाएंगे जो आपके ये वाले भाई साहब है ना। जैसे मान लो ये, और भी मतलब कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन कुछ भी आप, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि और आपको इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको नाम पद्धति पढ़नी है, नॉमेनक्लेचर इसका, ओके। और इसमें क्या पढ़ना है, और आपको इसमें भौतिक और इनके रासायनिक गुण पढ़ने हैं। क्या
क्या पढ़ने, भौतिक और रासायनिक गुण। और क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़नी है। और फिर आपको क्या पढ़ना है, ध्रुवण आघूर्ण पढ़ना है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है हेलोएरिन। तो हेलोएरिन में आपको क्या पढ़ना है, तो हेलोएरिन में आपको पढ़ना है CX बंध की प्रकृति, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या पढ़नी है आपको इसमें, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कुछ यहाँ खतरनाक लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो खतरनाक टाइप की अभिक्रियाएं देकर चले गए, तो वो भी आपको पढ़नी। जैसे मान लीजिए हुन्स-डीकर रिएक्शन, पेपर में बहुत बार आई है हुन्स-डीकर रिएक्शन, तो उसी को अपन ने लिख भी लिया है कि हुन्स-डीकर रिएक्शन भाई साहब यहाँ से छूटनी नहीं चाहिए, अपन को अच्छे से पढ़नी, अच्छे से तैयार करनी। अब जैसे मान लो आ गया हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, तो आप हुन्स-डीकर रिएक्शन का आप क्या करते हैं कि सीधे सीधे आप उसमें उसके बारे में लिख देते हैं कि हुन्स-डीकर रिएक्शन में आपका ये होता है, और ये अपन जानते हैं ये हुन्स-डीकर रिएक्शन है, हुन्स-डीकर ने दी हुई थी, ठीक है, यही करेंगे आप। फिर उसके बाद आपको क्या करना है हुन्स-डीकर रिएक्शन में कि आपको उसका एग्जाम्पल देना है बाकायदा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका इसमें आ गया एक और रिएक्शन है बहुत ही ब्यूटीफुल, इसका नाम है वोल्टेज WURTZ फिटिंग रिएक्शन, या इसे हिंदी में बोलें तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अब इसे मान लो ये आ गई। अब इसमें क्या था कि इसमें ये है भाई कि वह अभिक्रिया जिसमें आपका एरिल हैलाइड और एक आपका एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपका रिएक्शन करके एल्किल एरिन बना देते हैं, तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। आप इसे हिंदी में लिख देंगे, नंबर आपको नहीं मिलेंगे अच्छे। आपको क्या करना है, ये लिखना है और साथ में आपको एक एग्जाम्पल रख देना। जैसे अपन ने यहाँ पे ऐसे एक एग्जाम्पल रखा है इसका, एक अपन ने एरिल हैलाइड ले लिया, क्या नाम है इसका, ब्रोमोबेंजीन है ना, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं Na ले लिया अपन ने, और यहाँ पर आप कर सकते हैं कि CH3Br ले सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस आपका बन गया लो। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई CH3 2 NaBr, तो ये आपकी हो गई वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो आपको वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया लिखनी है, साथ में आपको ये चीज़ लिखनी है ज़रूर, ये आप नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपकी हुन्स-डीकर रिएक्शन है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो इसका था आपका कि क्या था इसमें कि कोई आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है और वो आपका सिल्वर लवण के कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में आपका जब हम ब्रोमीन प्रवाहित करेंगे तो आपका क्या बनेगा कि ब्रोमोएल्किन आपका प्राप्त हो जाता है। ये आपकी अभिक्रिया हुन्स-डीकर रिएक्शन कराती है। अगर आप इतना हिंदी में लिख देंगे नंबर नहीं मिलेगा। नंबर कब मिलेगा, जब आप उसकी रिएक्शन लिख के उसे दिखाएंगे कि कैसे आपको ब्रोमोएल्किन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, क्लियर इतना। चलिए इसी प्रकार आपको पढ़ना है सेंडमायर रिएक्शन कि व्हाट इज सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन में होता क्या है, तो सेंडमायर रिएक्शन ये होती है कि आपकी वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वाला जो लवण होता है उसमें क्या होता है आपका कि जब हम Cu2CN2 या आप कह सकते हैं KCN के साथ जब हम उसकी अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या होता है कि डाइएजोनियम जो आपका ग्रुप है वो आपका क्या हो जाता है, रिमूव होकर आप कह सकते हैं जैसे मान लो डैश N2Cl है तो आपका Cl में चेंज हो जाएगा, अगर Br वाला है तो Br में चेंज हो जाएगा, Cn वाला है तो Cn में चेंज हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है आपकी सेंडमायर रिएक्शन कहलाती है। तो सेंडमायर रिएक्शन में आपको क्या करना है, ये कहानी लिखनी है, ये नहीं करें कहानी नहीं लिखनी, कहानी के साथ साथ उसका ये जो मेन पोर्शन है यानी रिएक्शन लिख रहे हैं, तो रिएक्शन में रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो रिएक्शन जैसी दिखे। अगर रिएक्शन में रिएक्शन का रिएक्शन की तरह नहीं दिखेगा तो आपको नंबर रिएक्शन के नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्लोरोबेंजीन आपको पढ़ लेना है। क्लोरोबेंजीन के गुणधर्म अपन को ध्यान रखना है। अगला गाटरमान रिएक्शन, तो वही कहानी, आप गाटरमान अभिक्रिया जरूर लिखें, उसकी कहानी लिखें, लेकिन जैसे मान लो लिख लिया गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर हम तांबे के चूर्ण की उपस्थिति में अगर हम HCl से रिएक्शन कराएं तो अपने को क्या है क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, बस अपन ने लिख दिया दिस इज गाटरमान रिएक्शन। अब अपन उसे दिखा नहीं रहे तो अपन को नंबर नहीं मिलेंगे, अपन को नंबर तब मिलेंगे जब अपन उसे दिखाएंगे कि ये भाई अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इस तरह से, ठीक है। फिर अपन क्या कर रहे हैं कि तांबे के चूर्ण और HCl को ऐसे लेके गर्म कर रहे हैं इस तरह से, तो फिर अपना क्या क्लोरोबेंजीन बनेगा और N2 क्या है उड़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड गाटरमान रिएक्शन। तो आप उसे पूरी तरह से दिखाएंगे, समझ रहे बात आप। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये भी आप पूरी तरह से दिखाएंगे, वहां पर दिखाना पड़ता है, ठीक है।
फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको DDT पढ़ना है। DDT अगर बोले तो DDT आपका एक कीटनाशक की तरह है, ठीक है। और इसमें बनता कैसे, तो इसमें जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन अपन क्लोरल से कराते हैं, ठीक है। तो इसमें बनता है आपका DDT, ठीक है। अब आगे पढ़ना है आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस चैप्टर में। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर बात आ जाती है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। वाह, अल्कोहल जानते हैं आप, फिनॉल और ईथर। तो अल्कोहल का आपका ग्रुप समूह क्या होता है, -OH। ध्यान रखना, इसमें जब आप नामकरण करते हैं तो ऑल लगा देते हैं। जैसे आप CH3OH लिखा है, इसे बोलेंगे मीथ, है ना, और ये ऑल लग जाएगा तो मीथेनॉल, ठीक है, क्लियर ना। तो या मीथेनॉल, कहेंगे आपका मीथेन कहेंगे, से ऑल लगा देंगे तो मीथेनॉल। जैसे मान लो C2H5OH, तो C2H5 को अपन क्या बोलेंगे, ईथेन। C2H5 को तो बोलते हैं ईथ, लेकिन अपन को क्या करना है कि आप इसके एल्किन वाले नाम में ई लास्ट वाला हटाकर आपको क्या कर देना, ऑल लगा देना। जैसे इसे बोलेंगे ईथेन, तो ये हटाकर आपको ऑल लगा देना, तो इसका नाम हो जाएगा ईथेनॉल। अब बात आ जाती है कि ये जो अल्कोहल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अल्कोहल जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे नहीं, अल्कोहल जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एरोमेटिक अल्कोहल और एक होता है आपका एलिफेटिक अल्कोहल। आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिनके पास मतलब एक OH ग्रुप हो, तो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिनके पास 2 OH ग्रुप हो दैट इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जिनके पास 3 हो तो वो क्या कहलाते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, जिनके पास एक OH ग्रुप होता है। डाईहाइड्रिक क्या होते हैं, जिनके पास 2 OH लगे होते हैं। ट्राईहाइड्रिक क्या होते हैं, जिनके पास 3 OH लगे होते हैं, ठीक है। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। फिर मोनोहाइड्रिक का होता है आपका वर्गीकरण प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल के रूप में। तो प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, जो आपका R-CH2OH टाइप का होता है। द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, R1R2-CHOH टाइप का होता है। तृतीयक क्या होता है कि R1, R2 और R3 और यहाँ पे आपका C और OH। फिर आपको क्या ध्यान रखना, फिर आपको ध्यान रखना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इनके विभेदन की जो विधि है, जैसे आपका विक्टर मेयर विधि, तो ये आपको ध्यान रखनी है इनके विभेदन की विधि की। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में हम विभेद कैसे करते हैं, तो इनकी जो विधि है वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप ल्यूकोस परीक्षण द्वारा अपन इसका विभेद कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा अपन प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए, इसके बाद अपन को क्या ध्यान रखना है, इसके बाद अपन को ध्यान रखना है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको इथेनॉल के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है, इथेनॉल को अपन बनाते कैसे हैं। फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, मतलब इसके रासायनिक गुण, इसके भौतिक गुण। कहे के इथेनॉल का सूत्र C2H5OH। कुछ चीज़ें और, अल्कोहल में विभेद कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ल्यूकोस परीक्षण द्वारा, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि विक्टर मेयर विधि द्वारा, जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। डाईएथाइल ईथर C2H5OC2H5, इसके बारे में अपन को चर्चा करनी है विशेष रूप से। इसे बनाते कैसे हैं और इसके गुणधर्म क्या है, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसी है। कोलवेस रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, पिक्रिक अम्ल क्या होता है, कई बार पूछ लेता है कि बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाओ या क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाओ या फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए, अब बात आती है चैप्टर नंबर 12, नाम है इसका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की इसमें क्या होगी, चर्चा होगी कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो तीनों की चर्चा करते हैं अपन। एल्डिहाइड वो लोग होते हैं जिन पे CHO ग्रुप होता है, कीटोन वो लोग होते हैं जिनके पास इस तरह से ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड वो लोग होते हैं जिनके पास COOH ग्रुप होता है। आप विशेष रूप से जानकार हैं। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिमेट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, जेलिंस्की अभिक्रिया, ये आपको ध्यान रखनी है। जेलिंस्की अभिक्रिया अच्छे से देख लो इसे।
लेकिन आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखने, जितनी लिखी तो सब तो अच्छे से पढ़नी है। सिमेट अभिक्रिया देखो, कहने जा रहा हूँ बहुत बार आ चुकी, सिमेट बहुत बार आ चुकी, पर किंतु आती रहती है, उसका आना जाना लगा रहता है, ठीक है। और गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया, इटाल्ड रिएक्शन, अगर आप ये रिएक्शन तैयार करते हैं तो आपको न केवल आपको ये लिखने में मदद करेंगी, बल्कि जो आपके कह देते हैं ना कि बेंजीन से बनाओ फिनॉल, कभी कह देते हैं बेंजीन से बनाओ आप क्लोरोबेंजीन, कभी कह देते हैं बेंजीन से बनाओ आप पिक्रिक अम्ल। तो जो आप ये चेन रिएक्शन होते हैं, आप यहाँ से वहाँ जाना है ना, कैसे प्राप्त करेंगे, तो इनमें आपको ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी, ठीक है। इटाल्ड रिएक्शन, तो ये आपको रिएक्शन इसमें पढ़ लेनी है। एल्डोल संघनन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एसीटोन और फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल विशेष रूप से ध्यान रखिए, HCOOH विशेष रूप से पढ़ के जाइए, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक कंपाउंड, तो अमीन पढ़ना है आपको। फिर अमीन में आपको प्राथमिक अमीन पढ़ना है, द्वितीयक अमीन पढ़ना है, तृतीयक अमीन पढ़ना है, ठीक है। इनके विभेद की विधियां पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बहुत बार आई है, हर बार आती है लगभग, तो ये आपको पढ़ना है। एलिफेटिक अमीन क्या होते हैं, एरोमेटिक अमीन क्या होते हैं, इनके उदाहरण जरूर ध्यान रखना है कि एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, ठीक है। एलिफेटिक होते हैं वो वाले जो जैसे मान लो CH3 है ना, CH2NH2, तो ये हो गया आपका एलिफेटिक, है ना। और ऐसे मान लो ये ऐसे एनिलीन टाइप इस तरह से लगा हुआ है, जैसे मान लो CH2NH2 इस तरह से लगा हुआ है ना, तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बेल एमीन रिएक्शन, सिमेट अभिक्रिया, पढ़ के जाना भाई, लिखे हुए हैं ये जो। चलिए अब हम बात करते हैं अगला जो आपका लास्ट चैप्टर है, जैव अणु। इसके बाद 15वां चैप्टर है और 16वां चैप्टर है, जो कि आपके सिलेबस से पूरी तरह से हट गए हैं। जो आपके 15वां चैप्टर और 16वां चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया, जैसे बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, बिल्कुल तरीके से हट गया। आपको पढ़ना है इसमें से सैकेराइड के बारे में, है ना। फिर आपको पढ़ना है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है ग्लूकोज, फिर आपको पढ़ना है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं, ध्यान रखना। फिर आपको पढ़ना है सुक्रोज, अमीनो अम्ल और प्रोटीन। इन 4 को पढ़ लीजिए, 5 को पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब ग्लूकोज में ऐसा नहीं केवल ग्लूकोज का फार्मूला पढ़ लिया बस हो गया, नहीं। ग्लूकोज में आपको पढ़ना है कि इसमें कौन सा समूह पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बनता कैसे है, इसके केमिकल गुण क्या हैं, इसके फिजिकल गुण क्या हैं, तो ऐसे पढ़ना है इसे। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज का तो अपन जानते हैं C6H12O6 बस हो गया, नहीं। इसमें समूह कौन सा पाया जाता है, तो इसमें समूह पाया जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। ये बनता कैसे है ये अपन को ध्यान रखना है। ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं, फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। काहे में, ग्लूकोज के अंतर्गत। ऐसे ही आपको फ्रक्टोज के अंतर्गत पढ़ना है कि इसमें समूह कौन सा पाया जाता है, जैसे फ्रक्टोज में आपका कीटोन समूह पाया जाता है, बनता कैसे, केमिकल गुण क्या है इसके, भौतिक गुण क्या है, ऐसी अमीनो अम्ल, प्रोटीन, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन जो चैप्टर्स जो मैंने लिखे हुए हैं, चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं, इनको अच्छी तरह से कवर करना है। बिल्कुल आपको तैयार होना चाहिए, बिल्कुल मज़ा आ जाना चाहिए बिल्कुल से, ठीक है। तो अच्छे से आप इन्हें नोट कर लीजिए, अच्छे से आप इन्हें करिए तैयार।